हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड जुडिशरी में। ऑर्डर नंबर 21 हम लोग देख रहे थे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रूल 1 एंड 2 हमने कवर कर लिया था। आज के सेशन में रूल 3 to 9 हम लोग देखेंगे, जो कि बात करता है कोर्ट्स एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज के बारे में। ठीक है, रूल 3 to रूल 9। लेकिन इन रूल्स को देखने के पहले हमको कुछ रिलेवेंट प्रोविजंस भी देखने पड़ेंगे, ताकि इनको अच्छे से हम समझ सके। वो रिलेवेंट प्रोविजंस जो हैं वो हैं सेक्शन नंबर 37 टू सेक्शन नंबर 45। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप तक टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 37 टू 45 की। तो अभी हम लोग ऑर्डर नंबर 21 देख रहे हैं, इसलिए इसका सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेंगे। कुछ एक दो सेक्शन जो हैं जो महत्व रखते हैं इनको समझने के लिए, रूल 3 टू रूल 9 को समझने के लिए वो कवर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्शन नंबर 38। ठीक है, सेक्शन नंबर 38 जो बात करता है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जिनके द्वारा डिक्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो दो वर्ड्स बस यहां पे अपने को ध्यान रखना है, एक पास्ड और दूसरा सेंट। तो जिस भी कोर्ट ने डिक्री को पास करा है वो एग्जीक्यूट करवा सकती है, और जिस भी कोर्ट के पास में डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए, सेंट, वो डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती है। दो कोर्ट के द्वारा डिक्री एग्जीक्यूट होगी, जिस कोर्ट ने डिक्री को पास करा है और जिसके पास में डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए। बिल्कुल सिंपल, क्लियर। अब यहां से अगर हम और आगे बढ़ें और इसको रिलेट करें, तो कोर्ट विच पास द डिक्री हमको सेक्शन नंबर 37 में देखने को मिलता है। सेक्शन नंबर 37 डिफाइन करता है कोर्ट्स विच पास द डिक्री, है ना। इसको हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे और ये सेक्शन, ये वाला पार्ट कवर करेंगे, तो अच्छे से इन डेप्थ इसको भी समझेंगे। अब अगर हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 39 देखें, तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझने को मिलती हैं। सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 39 बोलता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। ट्रांसफर ऑफ डिक्री, है ना, डिक्रीज का किस तरह से ट्रांसफर होगा। ये सेक्शन आपको कुछ ग्राउंड्स बताता है, किन ग्राउंड्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं डिक्री का, ताकि उनका एग्जीक्यूशन दूसरे कोर्ट के द्वारा हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे समझने वाली है कि ट्रांसफर जो है वो सुओ मोटो हो सकता है, मतलब कोर्ट अपने मोशन पे उसका ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे कोर्ट को भेज सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, जिसमें डिक्री होल्डर को आप कह सकते हैं कि डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे भी दूसरी कोर्ट के पास में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा सकता है। सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ऑन मोशन, है ना। कोर्ट को अगर लगता है कि भेजना चाहिए तो वो भेज सकती है। अब किस ग्राउंड पे भेजना चाहिए वाली बात यहां पे आ जाती है। अगर जजमेंट डेटर जो है वो किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में या तो रहता है, रिसाइड्स, या फिर बिजनेस चलाता है, तो भी ऐसी कंडीशन में दूसरी कोर्ट के पास में एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री को भेजा जा सकता है, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो रहता है या बिजनेस चलाता है। या फिर जो भी प्रॉपर्टी, समझ लीजिए दो कोर्ट हैं ए एंड बी, इसने डिक्री पास करी है, ये वो कोर्ट है बी जिसके पास में डिक्री भेजी जाएगी। ठीक है, रिसीवर कोर्ट। तो अगर ए के पास में, ए के जुरिस्डिक्शन में जो भी प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की वो इनसफिशियंट है टू सेटिस्फाई द डिक्री, और उसको लगता है कि बी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी है जो कि डिक्री को सेटिस्फाई कर सकती है ना, तो उस कंडीशन में भी डिक्री को ट्रांसफर करा जा सकता है। तीसरी कंडीशन अगर हम देखें तो वो है डायरेक्ट सेल या फिर डिलीवरी। अगर कोर्ट
ए कोर्ट अपने आदेश में डायरेक्शन देता है कि इस डिक्री का ट्रांसफर करना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ सेल और डिलीवरी, जो कि प्रॉपर्टी जो है वो बी के जुरिस्डिक्शन में क्या रहेगी, सिचुएटेड रहेगी, और वहां पे आप जाके उसका सेल कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए, जो भी प्रॉपर्टी ए के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आउटसाइड है, उसका सेल का अगर डायरेक्शन आता है, डिलीवरी का आता है, तो फिर ऐसे बी कोर्ट को वो डिक्री ट्रांसफर हो जाएगी और वहां पे सेल होगा या फिर डिलीवरी होगी उस प्रॉपर्टी की। चलिए आगे देखते हैं लास्ट वाला, अगर किसी अन्य कारण से, अदर रीजंस अगर कोई हैं जो कि कोर्ट को जरूरी लगते हैं, अदर रीजंस है कोर्ट को जरूरी लगते हैं, तो उनको रिकॉर्ड कर सकता है और फिर वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये तो थे कुछ समझने योग्य चीजें रूल 3 टू रूल 9 के चालू करने से पहले। अदर प्रोविजंस अगर हम देखें तो अप टू 45 ये रेंज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कभी भी कवर करेंगे, सीक्वेंस वाइज अभी हम चलेंगे। चालू करते हैं हम रूल नंबर 3। क्या बोलता है, लैंड्स या फिर लैंड सिचुएट इन मोर देन वन जुरिस्डिक्शन, इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन ए और बी दो कोर्ट्स है, एक प्रॉपर्टी है ना, ये लैंड है, ये दोनों के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है और इसका डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाना है, तो क्या होगा, कौन सी कोर्ट कर सकती है, यहाँ पे ये जो रूल है ये स्पष्ट कहता है इधर ए या फिर बी दोनों ही कर सकती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरीके से। ठीक, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म वन एस्टेट और टेन्योर, बस एक कंडीशन यहाँ पे है कि ये सिंगल एस्टेट होना चाहिए, है ना, पार्ट नहीं होना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो फॉर्म्स वन एस्टेट और टेन्योर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स। ठीक है, एनी वन ऑफ सच कोर्ट में अटैच एंड सेल द एंटायर एस्टेट और टेन्योर, तो दोनों ही कोर्ट सक्षम है अटैच करने के लिए, सेल करने के लिए, डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ट्रांसफर टू कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कहां पे होती है, प्रेसिडेंसी या फिर प्रोविंशियल टाउन में। ठीक है, इधर कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, यहाँ पे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज रहती हैं। अब क्या होगा, एक कोर्ट है जिसका डिक्री एग्जीक्यूट करना है, उसने पास करी है, जिसकी वैल्यू है अप टू 2000 रुपीज। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 2000 से ज्यादा की उसकी वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, सब्जेक्ट मैटर जो है वो 2000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसको एग्जीक्यूट करवाना है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज को, तो वो भेज सकती है इन कोर्ट्स को, मतलब बी कोर्ट को भेज सकती है, जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज रहेगी बी कोर्ट। कब, अगर किसी भी लॉ में जो उस समय प्रिवेल कर रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करा गया है, तो उस सिचुएशन में अगर एक्सेप्ट नहीं करा गया है ना, मतलब छोड़ा नहीं गया है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करा गया किसी भी कंडीशन में कि ये जो कोर्ट्स हैं, ये जो कोर्ट्स हैं, बी जो कोर्ट है आपकी, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, ऐसे ट्रांसफर अगर करे जाए तो उनका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, ऐसी रोक लगाई जाती है। तो उन दिशाओं को छोड़ के, उन दशाओं को छोड़ के क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है, बस इतनी सी बात करी गई है। आगे आते हैं रूल नंबर 5 पे, जो बात करेगा आपकी मोड ऑफ ट्रांसफर को, किस मोड पे मोड ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, ट्रांसफर का क्या मैनर रहेगा, क्या मोड रहेगा। वेयर अ डिक्री इज टू बी सेंट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, द कोर्ट विच पास सच डिक्री शैल सेंड द डिक्री डायरेक्टली टू सच कोर्ट। डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, ए ने पास करी है, बी को सेंड कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो डायरेक्टली वो
डिक्री सेंड कर सकती है ए कोर्ट बी कोर्ट को। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि बी कोर्ट को अगर सेंड कर दिया है उस डिक्री को, और अगर बी कोर्ट क्या नहीं है, उसके पास में जुरिस्डिक्शन नहीं है, सक्षम नहीं है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन से मतलब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मान लो नहीं है, उस वैल्यू की प्रॉपर्टी को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं, अटैच नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी का सेल नहीं कर सकती हैं, तो बी कोर्ट क्या करेगी, वापस से इसको ट्रांसफर नहीं करेगी बल्कि सी को ट्रांसफर कर देगी, सी को आगे फॉरवर्ड कर देगी ताकि वो इसका एग्जीक्यूशन कर सके। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो वापस से ए को नहीं जाएगी, इंस्टेड सी को चली जाएगी। आगे आते हैं रूल नंबर 6 पे, जो कि बात करता है प्रोसीजर की कि किस मैनर में चीजें जाएंगी। तो भाई यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जो डिक्री है उसकी कॉपी देना जरूरी है, सर्टिफिकेट देना जरूरी है, वो सर्टिफिकेट जो कि स्टेट करता है कि डिक्री अनसेटिस्फाइड है अभी तक, है ना, डिक्री अनसेटिस्फाइड है, या फिर अगर कुछ उसका हाफ पेमेंट हुआ है तो किस अमाउंट तक का हो गया और कितनी अनसेटिस्फाइड है, ये सारी चीजें उस सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगी। एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो रहेगा, एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो रहेगा उसकी भी कॉपी देना जरूरी है, अगर कॉपी नहीं दे सकते तो फिर सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इस तरह से कुछ प्रोसीजर यहाँ पे आपको रूल नंबर 6 में बताया गया है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है वो भी। आगे आते हैं रूल नंबर 7 में, कोर्ट रिसीविंग कॉपीज। अब ये रिसीवर कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, रिसीवर कोर्ट की बात करता है रूल नंबर 7। वो क्या करेगा, जिस भी कोर्ट को, जैसे हमने दो देखी, ये ए है सेंडर कोर्ट, बी है रिसीवर कोर्ट, बी क्या करेगा, बी को जैसे ही कॉपी मिली तो वो क्या कर देगा, उनको फाइल कर देगा एज इट इज विदाउट डिमांडिंग फर्दर प्रूफ, ठीक है, उसके पास में अधिकार नहीं है, अगर कोई कॉपी और सर्टिफिकेट उसको भेजा गया है तो वो जेन्युइन समझ के उनको फाइल कर देगा, ये नहीं बोलेगा कि इसका फर्दर प्रूफ लेके आइए, हम कैसे समझें कि ये सही है, ठीक। लेकिन एक सिचुएशन में फिर भी अगर कोई स्पेशल रीजन उसको कोर्ट को लगता है, पूरी तरीके से उनको मना नहीं करा गया है, अगर स्पेशल रीजन लगते हैं तो उसको रिकॉर्ड पे लेके फर्दर प्रूफ वो डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम दिस कोर्ट, ठीक। आगे आते हैं रूल नंबर 8 पे, जो कि बात करता है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। रूल नंबर बात करता है हाई कोर्ट की। तो अगर जिस कोर्ट को भेजा गया है एग्जीक्यूट करने के लिए वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो या तो ये खुद सेल्फ खुद उसको एग्जीक्यूट कर दे या फिर ट्रांसफर कर सकता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक। वहीं अगर ये हाई कोर्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9 हाई कोर्ट है और इसको भेजा गया है एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर ये क्या करेगा, ये उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि मान लो वो डिक्री उसी ने पास करी हुई हो इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में, ठीक। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, 8 और 9 में क्या अंतर है। ये था आज का हमारा रूल नंबर 3 to 9, टोटली इसको हमने कवर करा है, लेकिन कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग रूल 10 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में दे रखी है, उसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक छोड़ दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7987136444 और ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।